आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में मनी रिमिटांस के बारे में करेंगे, धन प्रेषण के बारे में करेंगे। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई भी राशि भेजना चाहता है, पैसे भेजना चाहता है, उसके पास कौन कौन सी ऑप्शंस रहेंगी, उन सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएंगे मनी ऑर्डर के बारे में। तो सबसे अगर कॉमन चीज़ है पोस्ट ऑफिस में पैसे भेजने के लिए, तो वो आ जाएगी मनी ऑर्डर, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर इशूड बाई पोस्ट ऑफिस फॉर द पेमेंट ऑफ सम ऑफ मनी थ्रू पोस्ट ऑफिस एजेंसी। पोस्ट ऑफिस एजेंसी के माध्यम से राशि के भुगतान के लिए डाकघर द्वारा जारी एक ऑर्डर होता है। मनी ऑर्डर की डेफिनेशन क्या आ जाएगी? पोस्ट ऑफिस एजेंसी के माध्यम से अगर आप किसी भी दूसरे व्यक्ति को पैसे भेजना चाहते हैं तो क्या किया जाएगा? उस राशि के भुगतान के लिए डाकघर एक ऑर्डर जारी करता है और उस ऑर्डर को हम क्या कहेंगे? मनी ऑर्डर कहेंगे। रिमिटर हु सेंड्स मनी, मनी ऑर्डर, और पेई कौन आ जाएगा? रिसीवर ऑफ मनी ऑर्डर। तो जैसे हम डाक वस्तुओं के बारे में करते हैं, जब भी कोई डाक वस्तु भेजी जाती है तो उसमें दो व्यक्ति जो है वो इंपॉर्टेंट रहते हैं। कौन से? एक सेंडर आ जाएगा और दूसरा कौन सा आ जाएगा? आपके पास एड्रेसी आ जाएगा। तो सेंडर और एड्रेसी की बात करें, सेंडर वह व्यक्ति होता है जो आर्टिकल को भेजेगा, एड्रेसी वह व्यक्ति होता है जिसके लिए वो आर्टिकल भेजा जाएगा या जिसको उस आर्टिकल का वितरण किया जाना है, उसको हम कहेंगे एड्रेसी। उसी तरह से जो मनी ऑर्डर होते हैं उसमें सेंडर को रिमिटर कहा जाता है और एड्रेसी को क्या कहा जाएगा? पेई कहा जाता है। तो ये दोनों आपने याद रखने हैं। आगे चलते हैं। कॉस्ट ऑफ मनी ऑर्डर फॉर्म नोट एडजस्टेड फ्रॉम कमीशन पेबल बाई सेंडर। मनी ऑर्डर की कीमत को प्रेषक द्वारा देय कमीशन में समायोजित नहीं किया जाएगा, यानी कि प्रेषक के द्वारा जो भी मनी ऑर्डर के लिए कमीशन दिया जाएगा उस कमीशन में से उस मनी ऑर्डर के फॉर्म की कीमत नहीं होगी, वो अलग से आपको देनी पड़ेगी। मनी ऑर्डर ऑफिस, ऑल पोस्ट ऑफिसेज आर मनी ऑर्डर ऑफिसेज एक्सेप्ट डिस्टिंग्विश्ड बाई लेटर डी अगेंस्ट देयर नेम इन पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 3। तो मनी ऑर्डर कार्यालय की बात करें, जितने भी डाकघर होते हैं उन सभी को मनी ऑर्डर कार्यालय कहा जाता है, सिवाय ऐसे डाकघरों के जिन्हें पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 3 में डी सिंबल के द्वारा डिस्टिंग्विश किया गया है, अलग किया गया, तो उनको मनी ऑर्डर ऑफिस नहीं कहा जाएगा। बाकी जितने भी डाकघर होते हैं उन सभी को मनी ऑर्डर ऑफिस, मनी ऑर्डर कार्यालय कहा जाता है। लिमिट फॉर विच सिंगल मनी ऑर्डर कैन बी इशूड, वह राशि जिसके लिए एक एकल मनी ऑर्डर जारी किया जा सकता है 5,000 रुपये मैक्सिमम हो जाएगी। मैक्सिमम 5,000 रुपये के लिए आप कोई भी मनी ऑर्डर जारी करवा सकते हैं। नेम प्लस एड्रेस ऑफ पेई, पेई कौन हो जाएगा? मनी ऑर्डर का प्राप्तकर्ता हो जाएगा। तो मनी ऑर्डर के प्राप्तकर्ता का नाम और पता मस्ट बी वेल फर्निश्ड, तो उसे अच्छी तरह से सुसज्जित किया जाना चाहिए। जितने भी उसके बारे में विवरण है वो अच्छे से प्रस्तुत करने चाहिए। मनी ऑर्डर फॉर्म प्लस अमाउंट प्लस कमीशन मस्ट प्रेजेंट आइदर इन कैश और चेक एट पोस्ट ऑफिस विंडो ड्यूरिंग आवर्स प्रेस्क्राइब्ड। मनी ऑर्डर फॉर्म, जो भी उसकी राशि है, साथ में जो भी कमीशन है, निर्धारित घंटों के दौरान डाकघर की खिड़की पर कैश या चेक के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। अब मान लीजिए आप एक मनी ऑर्डर भेजना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? मनी ऑर्डर फॉर्म जो उसके लिए आपको चाहिए, दूसरा उसकी जो राशि है, तीसरा उसके ऊपर लगने वाला कमीशन, इन सारी चीज़ों को निर्धारित घंटों के दौरान पोस्ट ऑफिस में प्रस्तुत करना होगा। और ये जो कैश है, राशि जो आप भेजना चाहते हैं, उसको कैश के माध्यम से भी या फिर चेक के माध्यम से भी आप दे सकते हैं। नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोस्ट ऑफिस, निम्नलिखित के लिए डाकघर जो है जिम्मेदार नहीं होगा। मान लीजिए आप एक मनी ऑर्डर भेजते हैं तो मनी ऑर्डर भेजने के बाद पोस्ट ऑफिस किन चीज़ों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा? रॉन्ग पेमेंट बिकॉज इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन गिवन बाय रिमिटर। अब जो प्रेषक है, मनी ऑर्डर का रिमिटर है, उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत है या फिर वो आधी अधूरी है, उसकी वजह से अगर कोई भी गलत भुगतान हो जाता है, पोस्ट ऑफिस उस चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा। मनी ऑर्डर रिफ्यूज्ड, डिलेड, एक्सीडेंटल नेग्लेक्ट, मिस्टेक बाई और ऑन पार्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑफिसर। मनी ऑर्डर को लेने से अगर प्राप्तकर्ता मना कर देता है, उसकी देरी के लिए आकस्मिक अपेक्षा या फिर डाकघर अधिकारी द्वारा या उसकी कोई गलती की वजह से अगर कुछ ऐसा हो जाता है, तब भी पोस्ट ऑफिस की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। रॉन्ग पेमेंट, अब मान लीजिए उस मनी ऑर्डर का गलत भुगतान हो जाता है आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ 1 ईयर फ्रॉम मनी ऑर्डर इशू डेट, जो जिस तारीख को मनी ऑर्डर जारी किया था उसके 1 साल के भीतर अगर उस चीज़ के बारे में आप पोस्ट ऑफिस को जानकारी नहीं देते हैं, उसके बाद उसके गलत भुगतान के लिए पोस्ट ऑफिस की कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी।
रिसिप्ट गिवन टू सेंडर फॉर, प्रेषक को निम्नलिखित के लिए रसीद दी जाती है। कौन सी चीज़ों के लिए? अब जब भी देखो हमने रजिस्टर्ड आर्टिकल्स के लिए क्या, इंश्योर्ड आर्टिकल्स के लिए क्या, वीपी आर्टिकल्स के लिए क्या, तो क्या होता है जो भी प्रेषक होता है उसको जब आर्टिकल की बुकिंग के बाद एक रसीद दी जाती है, वैसे ही मनी ऑर्डर के लिए भी एक रसीद दी जाती है। लेकिन कौन कौन सी चीज़ों में उसको शामिल किया जाएगा, उस रसीद में कौन कौन सी चीज़ों के बारे में होगा? सबसे पहले अमाउंट ऑफ मनी ऑर्डर, अपने मनी ऑर्डर के माध्यम से कितनी राशि प्रेषित किया उस चीज़ के बारे में। कमीशन पेड बाई हिम, दूसरी चीज़ जो प्रेषक है उसके द्वारा कितने कमीशन का भुगतान किया है, ये सारी चीज़ों के लिए रिसिप्ट जो है रसीद सेंडर को या प्रेषक को दी जाएगी। एनी ओमिशन और एरर पॉइंटेड आउट एट वंस बाय रिमीटर, अगर इसमें उसको कोई भी गलती या त्रुटि नजर आती है तो एक ही बार में उसे जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके उसे इस चीज़ के बारे में बताना पड़ेगा, अदरवाइज पोस्ट ऑफिस नॉट रिस्पॉन्सिबल। अब जैसे ही रसीद जो है वो प्रेषक के हाथ में आएगी, उसे उस रसीद को अच्छी तरह से चेक करना चाहिए कि जो मैंने अमाउंट भेजी है क्या उसी के अनुसार मुझे रसीद मिली है, दूसरी मैंने जो कमीशन इसके ऊपर दिया है उसी के अनुसार मुझे रसीद मिली है। ये सारी चीज़ों की वो जांच करेगा। अगर उसको कोई भी इसमें त्रुटि नजर आती है तो जल्दी से पोस्ट ऑफिस को इस चीज़ के बारे में बताएगा, नहीं तो बाद में पोस्ट ऑफिस इस चीज़ के लिए जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं रहेगा। मनी ऑर्डर एंड एक्नोलेजमेंट मस्ट बी साइंड बाई पे नेम्ड बाय मीटर ऑन मनी ऑर्डर, और मीटर कौन हो जाएगा? जो मनी ऑर्डर को भेजेगा। मनी ऑर्डर को भेजने वाले व्यक्ति ने मनी ऑर्डर में जो भी प्राप्तकर्ता का नाम लिखा है उस व्यक्ति के हस्ताक्षर मनी ऑर्डर और एक्नोलेजमेंट के ऊपर लिए जाएंगे। रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए हम करते थे सिर्फ रिसिप्ट के ऊपर, रसीद के ऊपर हस्ताक्षर चाहिए होते थे। अगर साथ में एक्नोलेजमेंट लगी है तो एक्नोलेजमेंट के ऊपर भी हस्ताक्षर लिए जाते थे। लेकिन मनी ऑर्डर के मामले में जब मनी ऑर्डर का भुगतान किया जाएगा तो उसके प्राप्तकर्ता को मनी ऑर्डर के ऊपर तो हस्ताक्षर करने ही होंगे, साथ में उसको एक्नोलेजमेंट के ऊपर भी हस्ताक्षर करने होंगे। आपने देखा होगा आजकल मनी ऑर्डर, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर इस तरह से आते हैं, नीचे एक्नोलेजमेंट वाला पोर्शन होता है, यहां पे भी प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर लिए जाते हैं और यहां पर भी प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर लिए जाते हैं। नहीं देखें तो इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर आप पोस्ट ऑफिस में जाके देख सकते हैं। आगे चलते हैं, एक्नोलेजमेंट की बात करते हैं। रिमिटर गेट्स एक्नोलेजमेंट साइंड बाई पे और हिज ऑथराइज्ड एजेंट। अब देखो मनी ऑर्डर जो है जब भेजा जाएगा, जब उसका भुगतान किया जाएगा तो प्राप्तकर्ता ने क्या किया? प्राप्तकर्ता ने उसके ऊपर हस्ताक्षर किए, किसके ऊपर? मनी ऑर्डर प्लस एक्नोलेजमेंट के ऊपर हस्ताक्षर किए। अब क्या हो जाएगा? जो एक्नोलेजमेंट है वो वापस भेजी जाएगी, किसे भेजी जाएगी? प्रेषक को। तो प्रेषक जो है प्राप्तकर्ता के द्वारा या प्राप्तकर्ता के द्वारा अधिकृत एजेंट के द्वारा हस्ताक्षरित की हुई एक्नोलेजमेंट प्राप्त करेगा कि उसका जो भेजा हुआ मनी ऑर्डर है उसका वितरण किया जा चुका है। If pay is illiterate, his mark or thumb impression on money order in presence of witness whose signature must taken on money order। यदि मनी ऑर्डर का जो प्राप्त करता है वो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या किया जाएगा? एक गवाह की उपस्थिति में मनी ऑर्डर पर उसके अंगूठे का निशान या फिर अन्य कोई निशान लिया जाएगा और मनी ऑर्डर पर गवाह के हस्ताक्षर भी लिए जाएंगे। कौन से गवाह के? जिसके सामने उस मनी ऑर्डर का भुगतान उस अनपढ़ व्यक्ति को किया जाएगा। रीडायरेक्शन की बात करें, नो एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर रीडायरेक्शन ऑफ मनी ऑर्डर। अगर मनी ऑर्डर का पुनः प्रेषण करना पड़े तो इसके लिए कोई भी अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होता है। अल्ट्रेशन इन एड्रेस और प्लेस ऑफ पेमेंट, पते या भुगतान के स्थान में कोई भी परिवर्तन करना हो तो क्या किया जाएगा? तो ये इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, अल्ट्रेशन ऑफ पेइज नेम, ये वाली चीज अगर मनी ऑर्डर का भुगतान रोकना है तो ये वाली चीज। तो इसमें तीन तरह से आपके पास आ जाएगा। सबसे पहले अल्ट्रेशन इन एड्रेस और प्लेस ऑफ पेमेंट, तो यहाँ पे सिर्फ आप क्या करना चाहते हैं, जो आपने मनी ऑर्डर में पता लिखा है उसमें या फिर भुगतान के स्थान में परिवर्तन करना चाहते हैं तो क्या किया जाएगा? मनी ऑर्डर विच हैज़ नॉट बीन पेड, ऐसा मनी ऑर्डर जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, केवल उसी के बारे में आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अगर भुगतान कर दिया है तब कैसे करेंगे? तब नहीं किया जा सकता है। अगर उस मनी ऑर्डर का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है तो आप उसके पते में या फिर उसके भुगतान के स्थान में परिवर्तन कर सकते हैं। कितने चार्जेस लगेंगे? विदाउट एडिशनल चार्जेस। इसके लिए आपको कोई भी अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है अल्ट्रेशन ऑफ पेइज नेम। लेकिन अगर आप प्राप्तकर्ता के नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं, मनी ऑर्डर विच हैज नॉट बीन पेड, ऐसा मनी ऑर्डर जिसका अभी तक भुगतान ना किया गया हो, उसके प्राप्तकर्ता के पते में, नाम में परिवर्तन किया जा सकता है।
रिक्वायर्ड चेंज मेड ऑन पेमेंट ऑफ सेकंड कमीशन इक्वल टू फर्स्ट, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे कमीशन का भुगतान करना पड़ेगा और ये जो दूसरा कमीशन रहेगा पहले कमीशन के बराबर होगा। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें आ जाएंगी। सबसे पहले अगर आप एड्रेस में या प्लेस ऑफ पेमेंट में चेंज करना चाहते हैं कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे, लेकिन अगर मनी ऑर्डर के प्राप्तकर्ता के नाम में आप चेंज करना चाहते हैं उसके लिए आपको दूसरा कमीशन देना पड़ेगा और जो दूसरा कमीशन है वो पहले कमीशन के बराबर होगा। और तीसरा आ जाता है स्टॉपेज ऑफ पेमेंट। अगर आप मनी ऑर्डर का भुगतान रोकना चाहते हैं, मनी ऑर्डर विच हैज़ नॉट बीन पेड, ऐसा मनी ऑर्डर जिसका अभी तक भुगतान ना किया गया हो, इफ रिमिटर वांट्स टू स्टॉप पेमेंट एंड वांट मनी बी रीपेड टू हिमसेल्फ डन विदाउट एडिशनल चार्जेस, तो इसके लिए भी आपको कोई अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति के लिए मनी ऑर्डर भेजा लेकिन बाद में आपको लगता है कि मुझे मनी ऑर्डर का भुगतान खुद को वापस चाहिए, ऐसे के लिए आप कर सकते हैं। अगर मनी ऑर्डर का भुगतान अभी तक नहीं किया है तो आप इस चीज के लिए आवेदन कर सकते हैं। मनी ऑर्डर के भुगतान को रोकना और आपको जो पैसे वापस दिए जाएंगे मनी ऑर्डर के, ये सारी चीजें जो है बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के की जाएंगी। तो शुल्क जो है आपसे कहां पे लिया जाएगा, जब आप उस मनी ऑर्डर के पेई के नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं, प्राप्तकर्ता के नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं। इफ पेई रिफ्यूजेस टू टेक पेमेंट, लेकिन अगर प्राप्तकर्ता जो है, मान लीजिए आपने मनी ऑर्डर भेजा, प्राप्तकर्ता तक वो पहुंच गया और प्राप्तकर्ता उस मनी ऑर्डर का भुगतान लेने से इनकार कर देता है, मनी ऑर्डर रिटर्न्ड एट वंस टू रिमिटर फ्री ऑफ चार्ज, तो वहां पे मनी ऑर्डर जो है तुरंत प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा बिना किसी शुल्क के। इफ एड्रेसी मेक्स an application in writing to delivery post office or pay not found at given address, यदि प्राप्तकर्ता वितरण डाकघर में लिखित आवेदन देता है या वह दिए हुए पते पर नहीं मिलता है तो क्या किया जाएगा। मान लीजिए आपने एक मनी ऑर्डर भेजा, अब जो मनी ऑर्डर का प्राप्त करता है उसको प्राप्त करने वाला है वो क्या होता है, वहां पे उपस्थित नहीं है पते पे, या फिर वो लिखित में आवेदन करता है पोस्ट ऑफिस में, तो क्या होगा, मनी ऑर्डर डिटेन्ड इन पोस्ट ऑफिस फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 7 डेज, ऐसी स्थिति में 7 दिनों की अवधि के लिए मनी ऑर्डर को डाक घर में रोक कर रखा जा सकता है। कमीशन इन नो केस विल बी रिफंडेड, चाहे कोई सी भी कंडीशन हो, चाहे मनी ऑर्डर रिफंड किया जाता है, वापिस किया जाता है, प्रेषक को एड्रेस ही लेने से इनकार कर देता है, या किसी भी स्थिति में जैसे हमने ऊपर किया वो उसकी पेमेंट को रोकना चाहता है, वो चाहता है मुझे वापस इसके पैसे मिल जाएं, तो वहां पे भी सिर्फ उसको मनी ऑर्डर की राशि दी जाएगी, ना कि मनी ऑर्डर के ऊपर भुगतान किया गया कमीशन। तो कमीशन जो वो किसी भी स्थिति में आपको कभी वापस नहीं किया जाएगा। आगे चलते हैं, आगे आपके पास वॉइड मनी ऑर्डर। वॉइड मनी ऑर्डर या शून्य मनी ऑर्डर क्या होता है, मनी ऑर्डर बिकम वॉइड एट एंड ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ इशू। शून्य मनी ऑर्डर या वॉइड मनी ऑर्डर की बात करें, मनी ऑर्डर जारी होने के महीने के अगले महीने के अंत में जाके शून्य हो जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है एक मनी ऑर्डर वॉइड कब हो जाएगा। मान लीजिए आपने मार्च महीने में एक मनी ऑर्डर जारी किया, मार्च महीने के बाद जो अगला महीना आएगा यानी कि अप्रैल मंथ जो आएगा, अप्रैल मंथ के लास्ट जो डे होगा, क्या लास्ट जो भी डे आएगा उस दिन जाके आपका मनी ऑर्डर जो है वो वॉइड हो जाएगा। अगर आपने मार्च महीने में इसको जारी किया है तो मार्च के बाद जो अगला महीना आएगा उस अगले महीने के एंड में जाके आपका मनी ऑर्डर जो है वो वॉइड हो जाता है, शून्य हो जाता है। मनी ऑर्डर बिकम्स वॉइड इफ, अब मनी ऑर्डर जब वो शून्य हो क्यों जाता है, ये तो हमें पता चल गया कि मनी ऑर्डर जो है शून्य कब होगा, लेकिन वो शून्य होता क्यों है। इफ पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर टू पे कैन नॉट बी इफेक्टेड एंड अमाउंट कैन नॉट बी रीपेड टू रिमिटर ओइंग लेटर नॉट बीइंग फाउंड। सबसे पहले यहाँ पे मनी ऑर्डर जो शून्य क्यों हो जाएगा, यदि मनी ऑर्डर का भुगतान प्राप्तकर्ता को ना किया जा सके, आपके पास ऑप्शन क्या होगी, आप उसको प्रेषक को वापस कर देंगे, लेकिन बाद में उसका प्रेषक भी ना मिले तो ऐसी कंडीशन में उस मनी ऑर्डर की राशि का भुगतान किसे करेंगे, किसी को भी नहीं किया जा सकता है। ऐसी कंडीशन में मनी ऑर्डर जब वो वॉइड हो जाता है, शून्य हो जाता है, देन मनी ऑर्डर बिकम्स वॉइड एंड इट्स वैल्यू क्रेडिट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मनी ऑर्डर जब शून्य हो जाएगा तो इसकी राशि जो है केंद्र सरकार को जमा कर दी जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रेडिट कर दी जाती है। इफ पेई और रिमिटर सब्सिक्वेंटली अप्लाइज फॉर पेमेंट, अब मान लीजिए मनी ऑर्डर जो वो वॉइड हो गया, क्या कब वॉइड हो जाएगा, जिस महीने में जारी किया उसके अगले महीने के एंड में जाके वो वॉइड हो गया। वॉइड होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा, लेकिन वॉइड होने के बाद अगर प्राप्तकर्ता या प्रेषक दोनों में से किसी को भी उस मनी ऑर्डर के लिए दोबारा से अप्लाई करना है तो क्या होगा,
मनी ऑर्डर विल बी पेड टू हिम। तो यहाँ पे बोला गया मनी ऑर्डर जो है उनको दोबारा से पे किया जा सकता है, मनी ऑर्डर का भुगतान प्रेषक या प्राप्तकर्ता को किया जा सकता है, लेकिन कब? इफ एप्लीकेशन इज मेड बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर। जब आपने मनी ऑर्डर जारी किया था उस तारीख से 1 साल के भीतर अगर आप इस तरह की भुगतान के लिए, इस तरह की पेमेंट के लिए आवेदन करते हैं, तभी वो मनी ऑर्डर प्रेषक या प्राप्तकर्ता को दिया जाएगा। तो जो वॉइड मनी ऑर्डर हो जाते हैं, मतलब जिस महीने में उनको जारी किया उसके अगले महीने के अंत में जाकर जब वो वॉइड हो जाएंगे, शून्य होने के बाद उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर बाद में भी प्रेषक या प्राप्तकर्ता उसके लिए आवेदन करता है तो ओरिजिनल मनी ऑर्डर जारी करने की तारीख से 1 साल के भीतर अगर इस तरह का आवेदन किया जाता है, तब भी मनी ऑर्डर की राशि का भुगतान उन्हें किया जा सकता है। डायरेक्टर जनरल में एट एनी टाइम सस्पेंड इश्यू ऑफ मनी ऑर्डर बाय एनी पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस और ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑफिसेस। महानिदेशक डाक किसी भी समय किसी विशेष डाकघर द्वारा या डाकघरों के समूह द्वारा मनी ऑर्डर जारी करने की सेवा को निलंबित कर सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा, महानिदेशक डाक के पास ये पावर रहती है कि वो किसी भी डाकघर के द्वारा जो मनी ऑर्डर जारी करने की सेवा है उसको निलंबित कर सकता है, उसे सस्पेंड कर सकता है। फिर उस सस्पेंड करने के बाद वो डाकघर जो है मनी ऑर्डर जारी नहीं कर पाएगा। तो ये डायरेक्टर जनरल के पास, महानिदेशक डाक के पास पावर रहेगी कि वो किसी भी डाकघर या फिर डाकघरों के समूह द्वारा मनी ऑर्डर जारी करने की सेवा को निलंबित कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, एक्सेप्ट मनी ऑर्डर इश्यू ऑन पेमेंट ऑफ स्पेशल रेट ऑफ कमीशन हायर देन ऑर्डिनरी रेट्स। अब यहाँ पे बोला कि डायरेक्टर जनरल जो है वो मनी ऑर्डर जारी करने की सेवा को निलंबित कर सकता है, लेकिन ऐसे मनी ऑर्डर जारी जो है वो किए जाएंगे फिर भी। कौन से मनी ऑर्डर? जिनके ऊपर सामान्य कमीशन दर से ज्यादा कमीशन लिया जाता है। ऐसे मनी ऑर्डर जो स्पेशल रेट ऑफ कमीशन के ऊपर जारी किए जाते हैं, इशू किए जाते हैं, उनको जारी करना जो है वो डायरेक्टर जनरल के द्वारा भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो जो नॉर्मल रेट के ऊपर मनी ऑर्डर जारी किए जाते हैं उनको इशू करने से डायरेक्टर जनरल जो है डाकघरों को सस्पेंड कर सकता है, लेकिन ऐसे मनी ऑर्डर जो स्पेशल रेट ऑफ कमीशन के ऊपर जारी किए जाते हैं उनके ऊपर उनको सस्पेंड जो है डायरेक्टर जनरल के द्वारा नहीं किया जाएगा, मतलब उनको जारी जो है वो डाकघरों के द्वारा किया ही जाएगा। ट्रांसमिशन की बात करें, कैरिड बाय एयर विदाउट एनी सच चार्जेस लाइक फर्स्ट क्लास मेल्स। तो हमने पहली वाली वीडियोस में फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स के बारे में किया था कि ओलप स्कीम के तहत सभी प्रथम श्रेणी डाक वस्तुओं को बिना किसी अतिरिक्त हवाई डाक शुल्क के मुफ्त हवाई प्रसारण दिया जाता है। तो ध्यान रखना, फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स और जो मनी ऑर्डर होते हैं उनको भी क्या साथ में आपके जो मनी ऑर्डर आ जाएंगे उनको भी बिना किसी हवाई डाक शुल्क के प्रथम श्रेणी डाक वस्तुओं की तरह हवाई प्रसारण दिया जाता है। मनी ऑर्डर पेड एट डोर स्टेप ऑफ पे। अब जब भी कोई मनी ऑर्डर भेजा जाता है तो उसका भुगतान प्राप्तकर्ता के घर पर किया जाता है। कमीशन और चार्जेस की बात करें, 5% ऑफ वैल्यू ऑफ मनी ऑर्डर। तो जो भी आपने मनी ऑर्डर भेजा है उसकी वैल्यू का 5% आपसे कमीशन के रूप में लिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपके पास EMO, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर। क्या तो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, मनी ऑर्डर की जगह किसने ले ली है? तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर ने ले ली है। इंट्रोड्यूस्ड ऑन 10 अक्टूबर 2008। तो मनी ऑर्डर जो है इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, इसकी शुरुआत जो 10/10/2008 को की गई। वेब बेस्ड रैपिड मनी ट्रांसफर सर्विस विद इन इंडिया, और ये भारत के भीतर एक रैपिड मनी ट्रांसफर सेवा है। रैपिड मनी ट्रांसफर सेवा क्या होती है? तुरंत आपके पैसे एक जगह से दूसरी जगह पे भेज दिए जाते हैं, और ये वेब आधारित होता है। रैपिड मनी ट्रांसफर मतलब एकदम से आपके जो पैसे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाएंगे, लेकिन सिर्फ भारत के भीतर, फॉरेन कंट्री के लिए नहीं। क्विक एंड सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन, इसका तुरंत और साथ में सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण किया जाता है। डिसवर्स्ड इन 24 आवर्स, और इसका जो वितरण या भुगतान है वो 24 घंटे के भीतर कर दिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर की लिमिट की बात करें तो मिनिमम जो है आप 1 रुपये से इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर जारी कर सकते हैं, यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर अगर जारी करना चाहते हैं कम से कम आप 1 रुपये के लिए कर सकते हैं, और मैक्सिमम जो है 5000 रुपये के लिए किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसके लिए आपको किसी भी तरह के चार्जेस का भुगतान नहीं करना होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक होता है। दूसरी बात, रिसिप्ट कंटेन्स ट्रांसमिशन ID एंड मनी ऑर्डर नंबर। अब आपको इस इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के लिए जो रसीद दी जाएगी
आएगी इसमें, तो एक ट्रांसमिशन आईडी रहेगी, दूसरा इसमें मनी ऑर्डर नंबर भी शामिल होगा। फैसिलिटीज फॉर रिमिटिंग मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर भेजने के लिए सुविधाएं की बात करें 1 to 1। अब इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर जो है एक व्यक्ति से एक व्यक्ति को भी भेजा जा सकता है, बहुत सारे व्यक्ति मिलकर भी एक व्यक्ति को भेज सकते हैं, और एक व्यक्ति अकेला ही बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ इसे भेज सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर जो है इस तरह से इसको भेजा जा सकता है, ये वाली भेजने की सुविधाएं आपको इसमें मिल जाएंगी। आगे चलते हैं, मैक्सिमम 6 पेज इन सिंगल ट्रांजैक्शन। अब एक एकल ट्रांजैक्शन में आप अधिकतम 6 प्राप्तकर्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर भेज सकते हैं, क्योंकि ये मैनी टू वन सर्विस है, बहुत सारे व्यक्ति मिलकर एक व्यक्ति को भेज सकते हैं, या फिर एक व्यक्ति अकेला भी बहुत सारे व्यक्तियों को भेज सकता है। तो मैक्सिमम जो है वो 6 प्राप्तकर्ताओं को एक एकल ट्रांजैक्शन में इसे भेज पाएगा। पेमेंट एट डोर स्टेप ऑफ पे और विजिट नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, और इसका भी भुगतान जो है प्राप्तकर्ता के घर पर किया जाएगा, या फिर वो डाकघर में भी अपने जाके इसका भुगतान ले सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर्स कैन बी बुक्ड एट ऑथराइज्ड पोस्ट ऑफिसेज बट पेड थ्रू ऑल डिलीवरी पोस्ट ऑफिसेज। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर केवल कुछ अधिकृत डाकघरों द्वारा ही बुक किए जाएंगे, लेकिन उनका भुगतान जो वो सभी वितरण डाकघरों में किया जाता है। तो जितने भी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस होते हैं वहां पे इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर का भुगतान किया जाएगा, लेकिन अगर इनकी बुकिंग की बात करें तो वो कौन से कुछ एक डाकघरों में ही की जाती है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी बाई पे, अब जब भी प्राप्त करता है इस इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर का भुगतान लेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा, पहचान के लिए उसे एक प्रूफ देना पड़ेगा। और कैसा होना चाहिए, फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें उसकी फोटो भी लगी होनी चाहिए, जैसे वोटर कार्ड होता है, आधार कार्ड है, या फिर पैन कार्ड वगैरह, जिनके ऊपर व्यक्ति की फोटो भी लगी होती है। सेंड मैसेज अलोंग विद मनी ऑर्डर फ्री, अब मनी ऑर्डर के साथ आप एक संदेश भी भेज सकते हैं जो कि बिल्कुल मुफ्त होता है। उसमें आपके पास चूज करने के लिए बहुत सारी पहले से ही लिखे हुए मैसेज होते हैं, आप उनमें से कोई सा भी चूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर कैन बी कैंसल्ड बिफोर डिलीवरी, अगर आप उसका वितरण से पहले अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर को, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। फॉर इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर पीओएसबी अकाउंट मस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के लिए पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डाकघर बचत बैंक का खाता होना अनिवार्य है। 18 डिजिट इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर नंबर, 6 डिजिट इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर ऑफिस कोड एंड डेट एंड सीरियल। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर जब बुक किया जाता है तो उसके लिए 18 डिजिट का एक नंबर दिया जाता है, जिसमें पहले 6 डिजिट इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर ऑफिस कोड को रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद के जो डिजिट होंगे वो डेट और उसके सीरियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर। आगे चलते हैं, आगे आपके पास सर्विस मनी ऑर्डर। सर्विस मनी ऑर्डर जो है ये क्या होता है, अमाउंट रिमिटेड बाई पोस्टल डिपार्टमेंट टू इट्स एम्प्लॉइज और टू एनी अदर मेंबर ऑफ पब्लिक। डाक विभाग जब भी अपने कर्मचारियों को या जनता के अन्य सदस्यों को राशि प्रेषित करेगा तो उस मनी ऑर्डर को हम क्या कहेंगे, सर्विस मनी ऑर्डर कहा जाएगा। तो डाक विभाग जो है जब भी अपने कर्मचारियों को या जनता के अन्य सदस्यों के लिए मनी ऑर्डर जारी करता है, इशू करता है, तो उसको हम कहेंगे सर्विस मनी ऑर्डर। आगे चलते हैं, आगे आपके पास IMO इंस्टेंट मनी ऑर्डर। इंस्टेंट मनी ऑर्डर की बात करें तो ये भी एक सेवा है, ठीक है। इसमें भी आपकी जो है पैसे एकदम से एक जगह से दूसरी जगह पे भेज दिए जाते हैं। लिमिट की बात करें, मिनिमम जो है 1,000 रुपये के लिए आप इसको जारी करवा सकते हैं, और मैक्सिमम जो है 50,000 रुपये के लिए इसको जारी किया जाएगा। इंस्टेंट वेब बेस्ड मनी ट्रांसफर सर्विस, और ये भी एक वेब आधारित तत्काल मनी ट्रांसफर सेवा है। आपके पैसे तुरंत एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा दिए जाते हैं। फॉर्म यूज्ड TRP1 टू रिमिट पेमेंट, जब भी IMO की राशि भेजनी होगी तो कौन से फॉर्म का यूज किया जाएगा, TRP1 का यूज किया जाएगा। रिसिप्ट गिवन कंटेन्स 16 डिजिट्स IMO नंबर इन सील्ड कंडीशन एंड कन्वे टू रिसीवर, दी गई रसीद सीलबंद स्थिति में होती है जिसमें 16 अंकों का IMO नंबर होता है जो प्राप्तकर्ता को सूचित किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब IMO भेजना है कौन सा फॉर्म भरा जाएगा, TRP1 फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरने के बाद जब IMO को बुक करके भेजा जाएगा, सेंड किया जाएगा, तो यहाँ पे जो प्रेषक होगा उसको एक रसीद दी जाएगी। रसीद के ऊपर 16 अंकों का IMO नंबर होगा जो सील्ड कंडीशन में होगा, सीलबंद स्थिति में होगा, और ये 16 अंकों का जो कोड होगा वो किसको बताया जाएगा, प्राप्तकर्ता को बताया जाएगा। अब प्राप्तकर्ता जो है इसका भुगतान कैसे लेगा,
Payee collects money order from any IMO post office by providing 16 digits secret code and photo ID। तो जो प्राप्त करता है वो IMO को इंस्टेंट मनी ऑर्डर को किसी भी IMO पोस्ट ऑफिस से प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसे IMO पोस्ट ऑफिस में जाके क्या करना होगा, 16 अंकों का वो सीक्रेट कोड बताना होगा जो सील्ड कंडीशन में दिया गया होगा IMO की बुकिंग के समय, साथ में उसको फोटो ID भी लेके जानी होगी। व्हेन रिसीविंग मनी, और जब वो IMO के पैसे को प्राप्त करेगा, फिल फॉर्म TMP1, तो इसे क्या करना पड़ेगा, TMP1 फॉर्म भरना पड़ेगा टू मेक पेमेंट। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, ये फॉर्म भरेगा, उसके बाद वो IMO की राशि को प्राप्त कर सकता है। 33 स्टैंडर्ड मैसेजेस फॉर सिलेक्शन बाय रिमीटर, यहाँ पे भी प्रेषक को सिलेक्ट करने के लिए 33 मैसेज दिए जाते हैं, 33 मैसेजेस दिए जाते हैं जो पहले से ऑलरेडी टाइप होते हैं। ठीक है, उसमें कुछ होता है कि जैसे आप किसके वेलफेयर के लिए भेज रहे हैं, किसी को दान कर रहे हैं, वो सारे पहले से ऑलरेडी वहाँ पे टाइप मैसेज होते हैं, वहाँ से वो एक सिलेक्ट कर सकता है। अमाउंट रिसीव्ड क्रेडिट टू सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ पेई, इंस्टेंट मनी ऑर्डर की जो भी राशि होगी प्राप्त होने पर उसे सेविंग बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। किसके सेविंग अकाउंट में, जो भी प्राप्त करता होगा उसके सेविंग अकाउंट में इसे जमा कर दिया जाएगा। इसके ऊपर लिया जाने वाला कमीशन क्या है, 1000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक के लिए 100 रुपये का कमीशन उसे देना पड़ेगा। 10,001 रुपये से लेके 30,000 रुपये के लिए 110 रुपये का कमीशन, 30,001 रुपये से लेके 50,000 रुपये के लिए 120 रुपये का कमीशन उसे देना पड़ेगा। IMO अप टू 49,999, एक इंस्टेंट मनी ऑर्डर जिसकी वैल्यू 49,999 रुपये है, मतलब इससे कम है या 49,999 रुपये है, उसे केवल आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा। लेकिन अगर इसकी राशि 50,000 रुपये है तो उसे आइडेंटिटी प्रूफ के साथ साथ एड्रेस प्रूफ भी देना पड़ता है। आगे चलते हैं, आगे आपके पास VPMO वैल्यू पेबल मनी ऑर्डर, मूल्य दे मनी ऑर्डर। तो हमने VP आर्टिकल के बारे में किया था स्पेशल सर्विसेज, जब हमने की थी कि वैल्यू पेबल आर्टिकल जब भी भेजा जाएगा तो उसके प्राप्तकर्ता से राशि एकत्र की जाती है, एकत्र करने के बाद वो सेंडर को भेजी जाती है। कैसे भेजी जाती है, VPMO के माध्यम से, वैल्यू पेबल मनी ऑर्डर के माध्यम से। तो ये एक स्पेशल मनी ऑर्डर फॉर्म होता है, प्रीपेयर्ड एंड साइंड बाय सेंडर ऑफ VP आर्टिकल। इसे कौन तैयार करके हस्ताक्षरित करता है, जो VP आर्टिकल का सेंडर होता है, यानी कि VP आर्टिकल को भेजने वाले व्यक्ति के द्वारा इसको तैयार किया जाएगा और हस्ताक्षरित किया जाएगा। अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम एड्रेसी फॉर VP आर्टिकल रिमिटेड टू सेंडर थ्रू VPMO, तो जो भी राशि एकत्र की जाएगी VP आर्टिकल के लिए प्राप्तकर्ता से, वो सेंडर को कैसे रिमिट की जाएगी, कैसे भेजी जाएगी, वैल्यू पेबल मनी ऑर्डर के माध्यम से भेजी जाएगी। आगे चलते हैं, आगे आपके पास फॉरेन मनी ऑर्डर, विदेशी मनी ऑर्डर की बात करें, मनी ऑर्डर पेएबल इन भूटान एंड नेपाल। ये मनी ऑर्डर जो भूटान और नेपाल में देय होता है, यानी कि वहाँ पे इसका भुगतान किया जाता है। लिमिट की बात करें, फॉरेन मनी ऑर्डर अगर नेपाल की बात करें 2,000 रुपये के लिए और भूटान की बात करें 20,000 रुपये तक के लिए भेजा जा सकता है। आगे चलते हैं, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण सेवा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफरिंग पर्सनल रिमिटांस फ्रॉम अब्रोड टू बेनिफिशरीज इन इंडिया, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये ध्यान रखनी है, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विस के माध्यम से फॉरेन कंट्री से आप भारत के लिए पैसे भेज सकते हैं, भारत में बेनिफिशरीज के लिए पैसे भेज सकते हैं। लेकिन इस सेवा के माध्यम से भारत से आप फॉरेन कंट्री के लिए पैसे नहीं भेज सकते हैं। तो ट्रांसफरिंग पर्सनल रिमिटांस फ्रॉम अब्रोड टू बेनिफिशरीज इन इंडिया, विदेश से भारत में लाभार्थियों को व्यक्तिगत प्रेषण स्थानांतरित एक सेवा है। मतलब कि फॉरेन कंट्री से भारत में जो भी प्राप्त करता है उनके लिए ये धन प्रेषण है, मतलब फॉरेन कंट्री से भारत के लिए इसको भेजा जाता है। ओनली इनवर्ड रिमिटांस परमिसिबल, इसमें केवल आवक प्रेषण की अनुमति है टुवर्ड्स फैमिली मेंटेनेंस एंड टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया एंड फॉरेन स्टूडेंट। अब देखो, फॉरेन कंट्री से भारत के लिए ये पैसे भेजे जाएंगे, क्यों भेजे जाएंगे, भारत के बाहर या फॉरेन कंट्री में जो भी काम करने वाले व्यक्ति हैं अपने परिवार की देख रेख के लिए, रख रखाव के लिए अगर पैसे भेजना चाहते हैं इस सेवा का यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, फॉरेन कंट्री से भारत में जो भी पर्यटक आते हैं उनके लिए, या फिर भारत में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है जो फॉरेन कंट्री से आते हैं उन सब के लिए ये वाली सेवा का यूज किया जा सकता है, यानी कि फॉरेन कंट्री से उनके लिए ये पैसे जो है भेजे जा सकते हैं। तो इसमें केवल इनवर्ड रिमिटेंस की अनुमति है, आप आउटवर्ड नहीं कर सकते हैं, भारत से इसको फॉरेन कंट्री के लिए नहीं भेज सकते हैं। नो आउटवर्ड रिमिटेंस फ्रॉम इंडिया इज परमिसिबल अंडर MTSS, मनी ट्रांसफर सर्विसेज स्कीम में आपको कोई भी आउटवर्ड सर्विस नहीं मिलेगी।
कोलैबोरेशन ऑफ डीओपी विद वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विस। अब ये किसका आपसी समझौता है? डीओपी का, डाक विभाग का, और साथ में वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज का आपसी समझौता है फॉर इंटरनल मनी ट्रांसफर सर्विस, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विस। किसके लिए है? अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण सेवा के लिए डाक विभाग और वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विस का आपसी समझौता है। रेसिपेंट्स कलेक्ट मनी इन मिनट्स आफ्टर सेंडर हैज मेड रिमिटेंस। तो प्रेषक जो है जैसे ही धन प्रेषण करेगा, मतलब जैसे ही वो पैसे भेजेगा फॉरेन कंट्री से, उसके कुछ चंद मिनटों के बाद ही भारत में इनको प्राप्त किया जा सकता है। आगे चलते हैं, वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर, WUMT फुल फॉर्म इसकी याद रखनी है, वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर प्रोसेस। यह एक अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण प्रक्रिया है। टू अवेल दिस फैसिलिटी, और इस सेवा का लाभ उठाने के लिए रिमिटर गोज टू एनी WUMT लोकेशन। तो जो प्रेषक है वो किसी भी WUMT लोकेशन के ऊपर जाएगा, वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर लोकेशन के ऊपर जाएगा। रिमिटर फिल अ फॉर्म टू सेंड फॉर्म। अब वहां पे जाकर जो प्रेषक है वो पैसे भेजने के लिए कौन सा फॉर्म भरेगा? टू सेंड फॉर्म भरेगा। उसके बाद सेंडर गेट्स, जो प्रेषक है उसको क्या दिया जाता है? यूनिक मनी ट्रांसफर कंट्रोल नंबर दिया जाता है या फिर रेफरेंस नंबर उसे दिया जाता है। MTCN की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, मनी ट्रांसफर कंट्रोल नंबर, जो प्रेषक को दिया जाता है रसीद के ऊपर। उसके बाद पेई और रिसीवर गोज टू पोस्ट ऑफिस एंड फिल अप अ फॉर्म टू रिसीव मनी। अब जो भी उस मनी ऑर्डर का या फिर उस जो भी धन प्रेषण का प्राप्त करता है या रिसीवर रहेगा, वो क्या करेगा? डाक घर में जाएगा और जाने के बाद एक फॉर्म भरेगा। कौन सा फॉर्म? टू रिसीव मनी वाला फॉर्म भरेगा। शो वैलिड आइडेंटिफिकेशन एंड रिसीव मनी अलोंग विद रिसिप्ट। वो अपनी वैध पहचान दिखाएगा तथा रसीद के साथ धन को प्राप्त करेगा। द एंटायर प्रोसेस इज कंप्लीटेड विद इन 10 मिनट्स। और ये जो पूरी प्रक्रिया है केवल 10 मिनटों में पूरी हो जाती है। एंड नो मैसेंजर और एजेंट इज अलाउड। इसमें आप मैसेंजर या एजेंट को पैसे प्राप्त करने के लिए नहीं भेज सकते हैं, प्रेषक को स्वयं डाकघर में आना होगा। पेई रिसीव्स फुल अमाउंट इन इंडियन रुपीज। अब क्योंकि फॉरेन कंट्री से पैसे जब भेजे जाएंगे वो तो फॉरेन करेंसी में रहेंगे, लेकिन भारत में जब उनका भुगतान किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा? भारतीय रुपए में किया जाएगा। मैक्सिमम लिमिट सेंट एट ए टाइम अंडर RBI रेगुलेशंस फॉर पर्सनल यूज। फॉरेन कंट्री से जब भी इस तरह का कोई भी धन प्रेषण किया जाएगा पर्सनल यूज के लिए, व्यक्तिगत उपयोग के लिए, एक बार में भेजी जाने वाली अधिकतम जो राशि है वो $2500 है। पैसे रुपए ही नहीं है, $2500 है। अमाउंट अप टू 50,000 रुपीज। अब यहाँ पे भारतीय रुपए की बात की है। 50,000 रुपए तक की जो राशि होगी पेड टू बेनिफिशियरी इन कैश, तो वो लाभार्थी को नकद में दी जाएगी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाएगी? $2500 की राशि जो है एक बार में भेजी जा सकती है। इसमें दूसरी चीज बोला है 50,000 रुपए तक की जो राशि है वो बेनिफिशियरी या लाभार्थी को कैश में दी जा सकती है, क्योंकि $2500 जब बहुत ज्यादा होते हैं, 50,000 रुपए से तो ज्यादा ही बनेंगे। तो इस तरह अगर 50,000 रुपए तक की राशि है तो बेनिफिशियरी को कैश में दी जाएगी, और 50,000 रुपए से अधिक की राशि होने पर क्या किया जाएगा? उसको चेक के माध्यम से दी जाएगी या फिर डिपॉजिट इनटू SB अकाउंट इन नेम ऑफ बेनिफिशियरी। लाभार्थी के नाम पर सेविंग अकाउंट जो होगा उसके खाते में जमा की जाएगी। इन केस फॉरेन टूरिस्ट, अगर फॉरेन टूरिस्ट की बात करें, जो विदेशी पर्यटक होते हैं, हायर अमाउंट्स कैन बी पेएबल इन कैश। तो वहां पे 50,000 रुपए से अधिक की राशि भी उनको कैश में दी जा सकती है। ओनली 30 ट्रांजैक्शंस कैन बी रिसीव्ड बाय अ सिंगल बेनिफिशियरी इन अ कैलेंडर ईयर। एक कैलेंडर वर्ष में एक लाभार्थी द्वारा मैक्सिमम 30 ट्रांजैक्शन, 30 लेन देन प्राप्त किए जा सकते हैं, और एक सिंगल लेन देन में मैक्सिमम $2,500 प्राप्त किए जा सकते हैं। आगे चलते हैं, IFS मनी ऑर्डर। IFS इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम मनी ऑर्डर इज अ सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय UPU। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम जो है ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जिसे यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के द्वारा डेवलप किया गया है। दिस सर्विस ऑपरेशनल विद LA पोस्ट ग्रुप फ्रांस एंड UAE। यह सेवा जो है किसके साथ काम कर रही है? सबसे पहले LA पोस्ट ग्रुप फ्रांस और UAE के साथ ये कार्यरत है। दिस सर्विस इज इंडियाज पोस्ट ओन सर्विस, और ये भारतीय डाक की स्वयं की सेवा है। रेमिटेंसेस रिसीव्ड अंडर दिस सर्विस आर बीइंग पेड थ्रू
इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर सेवा, और इस सेवा के तहत जो प्रेषण होंगे वो कैसे किए जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर सेवा के माध्यम से उनका भुगतान किया जाता है। ऑल पोस्ट ऑफिसेज ऑथराइज्ड टू बुक एंड पे इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर्स IFS एक्सेप्ट BO। ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज को छोड़कर जितने भी बाकी डाकघर होते हैं वो क्या कर सकते हैं, इनको, ये जो आपके IFS मनी ऑर्डर होते हैं इनको बुक भी कर सकते हैं और इनका भुगतान भी कर सकते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर का भुगतान करेगा वो IFS मनी ऑर्डर का भुगतान करने में भी सक्षम होगा। अब जो आपके IFS मनी ऑर्डर होते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम मनी ऑर्डर होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक आपके पास आ जाएगा अर्जेंट मनी ऑर्डर, दूसरा आ जाएगा नॉर्मल मनी ऑर्डर। अर्जेंट की बात करें, पेएबल एट एनी पोस्ट ऑफिस आइडेंटिफाइड फॉर IFS मनी ऑर्डर ट्रांजैक्शंस। तत्काल जो मनी ऑर्डर भेजा जाता है IFS मनी ऑर्डर, इसका लेन देन किसी भी अधिकृत डाकघर में किया जा सकता है, यानी कि वो IFS मनी ऑर्डर ऑफिस होना चाहिए, वहां पे जाकर आप इसका लेन देन कर सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल मनी ऑर्डर होता है ये क्या होता है, प्राप्तकर्ता के पते पर इसका भुगतान किया जाएगा। IFS मनी ऑर्डर इनवर्ड लिमिट की बात करें तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम मनी ऑर्डर इनवर्ड लिमिट भी सेम रहेगी। कितनी रहेगी, $2500 USD पर रिमिटेंस के हिसाब से। एक प्रेषण में मैक्सिमम $2500 USD प्राप्त किए जा सकते हैं। मैक्सिमम रिमिटेंसेस टू सिंगल रेसिपेंट 30 ट्रांजैक्शंस, और एक एकल प्राप्त करता एक कैलेंडर वर्ष में, मतलब कि 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक मैक्सिमम 30 लेन देन प्राप्त कर सकता है और एक एकल लेन देन में $2500 USD प्राप्त कर सकता है। आगे चलते हैं, पेमेंट अबव ₹50,000 पेड थ्रू चेक विद इन वैलिडिटी पीरियड ऑफ 45 डेज। 50,000 रुपये से अधिक की राशि चेक के माध्यम से 45 डेज की वैध अवधि के भीतर दी जाएगी, यानी कि इसके लिए आपको एक चेक दिया जाएगा अगर 50,000 रुपये से अधिक की राशि है, और चेक की वैलिडिटी जो है वो कितनी रहेगी, 45 डेज रहेगी। बुकिंग ऑफ IFS मनी ऑर्डर, IFS मनी ऑर्डर की बुकिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, TFP फॉर्म भरना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये टाइप दिए हुए हैं, यहाँ पे फिर से IFS अर्जेंट मनी ऑर्डर आ जाएगा और दूसरा आपके पास नॉर्मल IFS मनी ऑर्डर आ जाएगा। तो सबसे पहले पेएबल इन एनी इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर ऑफिस इररिस्पेक्टिव ऑफ पेज एड्रेस, तो यहाँ पे प्राप्तकर्ता के पते की कोई भी बात नहीं होगी इसका भुगतान, क्योंकि अर्जेंट मनी ऑर्डर है तो इसका भुगतान जो है वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर ऑफिस में किया जा सकता है। तो हमने ऊपर किया कि सभी आपके जितने भी डाकघर होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर ऑफिस होते हैं, सिवाय कुछ एक डाकघरों को छोड़कर जिन्हें D सिंबल द्वारा डिस्टिंग्विश किया जाता है, अलग किया जाता है। तो IFS अर्जेंट मनी ऑर्डर की बात करें, इसे क्या किया जाएगा, प्राप्तकर्ता के पते के बजाय कहीं पे भी, मतलब प्राप्तकर्ता के पते पर ध्यान नहीं दिया जाएगा कि उसका पता कहाँ पे है, इसको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर ऑफिस में जाके वितरित किया जा सकता है, आप वहां पे जाकर इसको रिसीव कर सकते हैं। पेई अप्रोच पोस्ट ऑफिस विद, अब जो पेई या प्राप्त करता है वो क्या करेगा, डाकघर में जाएगा अपने IFS अर्जेंट मनी ऑर्डर को लेने के लिए। कौन कौन सी चीजें लेके जाएगा, ट्रांजैक्शन डिटेल लेके जाएगा, वैलिड ID प्रूफ और साथ में एड्रेस प्रूफ भी लेके जाएगा। टाइमलाइन की बात करें, 2 कैलेंडर डेज फ्रॉम रिसिप्ट इन इंडिया, भारत में ये प्राप्त हुआ, प्राप्त होने के 2 दिन के भीतर इस तरह से उसको ये प्राप्त करना होगा। वैलिडिटी की बात करें 30 कैलेंडर दिन यहाँ पे रहेगी। नॉर्मल IFS मनी ऑर्डर की बात करें, पेएबल एट पेज एड्रेस एज नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर की तरह से प्राप्तकर्ता के पते पर भुगतान इसका किया जाएगा। पोस्ट रेजिडेंट फैसिलिटी आल्सो अवेलेबल, हमने पोस्ट रेजिडेंट फैसिलिटी के बारे में नहीं किया है, लेकिन जिन्होंने PA के बारे में किया है उनके लिए यहाँ पे जो पोस्ट रेजिडेंट फैसिलिटी है वो नहीं है, क्योंकि पोस्ट रेजिडेंट फैसिलिटी में जब भी कोई आर्टिकल आप भेजते हैं तो उसको क्या किया जाता है, डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस में, गंतव्य कार्यालय में रोक के रखा जाता है। मान लीजिए एक लेटर है, उसको आपने एज ए पोस्ट रेजिडेंट आर्टिकल भेजा है, तो जिस डाक घर से उसका वितरण किया जाना है उस डाक घर में इसको एक सीमित अवधि के लिए रोक के रखा जाता है, मैक्सिमम 1 महीने के लिए रोक के रखा जाता है, तो वो होती है पोस्ट रेजिडेंट वाली सुविधा। तो IFS नॉर्मल मनी ऑर्डर में आपको पोस्ट रेजिडेंट वाली फैसिलिटी भी मिल जाएगी। टाइम लाइन की बात करें, समय सीमा की बात करें, 5 कैलेंडर डेज फ्रॉम द रिसिप्ट इन इंडिया, भारत में प्राप्ति से 5 कैलेंडर दिनों तक, वैलिडिटी जो है इसकी 45 डेज रहेगी और IFS अर्जेंट मनी ऑर्डर की 30 दिन रहेगी। पेमेंट ऑफ नॉर्मल IFS मनी ऑर्डर, IFS जो मनी ऑर्डर रहेगा नॉर्मल वाला, उसका भुगतान कैसे किया जाएगा, पेड बाय डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस बेस्ड ऑन पिन कोड।
ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो भुगतान किया जाएगा वो पिन कोड के आधार पर गंतव्य डाकघर के द्वारा किया जाएगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के लिए निर्धारित किया गया है। उसी प्रोसेस के माध्यम से इसका भी भुगतान किया जाएगा। अप टू 20,000 रुपीज पे एट डोर स्टेप ऑफ पे बाई पोस्टमैन, 20,000 रुपये तक के लिए डाकिए द्वारा प्राप्तकर्ता के द्वारा इसका डाकिए द्वारा ही प्राप्तकर्ता को घर पर जाकर इसका भुगतान किया जाएगा। और 20,000 रुपये से अधिक होने पर इंटीमेशन सेंड थ्रू पोस्टमैन एंड पेमेंट एट पोस्ट ऑफिस ओनली। तो यहाँ पे जो है इंटीमेशन भेजी जाएगी। अगर 20,000 रुपये तक है तो डाकिया जाएगा घर पर वितरण इसका भुगतान करने। 20,000 रुपये से अधिक की राशि के लिए इंटीमेशन या सूचना भेजी जाएगी डाकिए के माध्यम से। भुगतान जो है वो केवल डाकघर की खिड़की पर ही किया जाएगा। कैंसिलेशन की बात करें, आईएफएस मनी ऑर्डर जो है रिक्वेस्ट एट कंट्री ऑफ ओरिजिन, तो जिस देश में से जारी किया गया वहीं पे आपको इसे कैंसिल करने के लिए आवेदन करना होगा। इफ मनी ऑर्डर इज नॉट पेड, पहली कंडीशन है मनी ऑर्डर का भुगतान नहीं किया गया होना चाहिए। रिस्पॉन्ड फ्रॉम कंट्री ऑफ पेमेंट विद इन 5 वर्किंग डेज, और जो कंट्री ऑफ पेमेंट होगी जहां पे इसका भुगतान किया जाना है वहां से 5 दिनों के भीतर आपको इसके कैंसिलेशन के बारे में जो भी रिस्पॉन्स होगा वो मिल जाएगा। आईएफएस रिटर्न, आईएफएस वापस लौटाना, कब लौटाया जाएगा? इफ पेई डिसीज्ड, अगर प्राप्तकर्ता की मृत्यु हो चुकी है, पेई इसका भुगतान लेने से इनकार कर देता है, गलत पते की वजह से लौटाया जा सकता है। एड्रेस्ड टू पिन कोड विच इज नॉट ईएमओ ऑफिस, क्या ऐसे पिन कोड को इसे आपने संबोधित कर दिया है जो इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर ऑफिस ना हो, क्योंकि इसका वितरण तो वहीं से किया जाना है। नोट इन लिमिट, या फिर आपने इसे सीमा में नहीं भेजा, जो भी राशि निर्धारित है कि मैक्सिमम इतने के लिए आप भेज सकते हैं, आपने उससे भी ज़्यादा राशि के लिए इसको भेज दिया है तो इसको वापस लौटा दिया जाएगा। आगे चलते हैं, फैमिली अलॉटमेंट मनी ऑर्डर, परिवार आवंटन मनी ऑर्डर। बुक बाई डिफेंस अथॉरिटीज टू देयर फैमिलीज, रक्षा अधिकारियों द्वारा उनके परिवार के लिए इसे बुक किया जाता है। जो रक्षा अधिकारी होते हैं उनके द्वारा, जो भी आर्मी वगैरह में काम करते हैं, उनके परिवार के सदस्यों की ओर के लिए इसे बुक किया जाता है, जारी किया जाता है। पोस्ट मास्टर रिसीव द पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर, अब यहाँ पे इसकी जो पेमेंट है वो कौन प्राप्त करता है? पोस्ट मास्टर प्राप्त करता है। और प्राप्त करने के बाद क्रेडिट अमाउंट इनटू एसबी अकाउंट ऑफ फैमिली मेंबर्स, तो जो भी परिवार के सदस्य होते हैं उनके एसबी अकाउंट में इसे डिपॉजिट कर देगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। अब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस जो है पहले हम इसको समझ लेते हैं एक्चुअल में होती क्या है। जब भी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं, जैसे आपने कोई भी जैसे इंटरेस्ट रेट जो उसका भुगतान किया जाता है, ठीक है, इस तरह की जब भी कोई बड़ी पेमेंट करनी होती है तो उसको करने के लिए एक सर्विस का यूज़ किया जाता है जिसे इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस कहते हैं। और पोस्ट ऑफिस में इस सेवा का यूज़ किया जाता है MIS में, मंथली इनकम स्कीम में। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस स्कीम की बात करें, प्रोवाइड अल्टरनेटिव मेथड फॉर बल्क पेमेंट्स लाइक मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली पेमेंट्स ऑफ। तो ये जो है आपको एक अल्टरनेटिव मेथड, वैकल्पिक विधि प्रदान करती है। किस चीज़ के लिए? जो बड़ी संख्या में, थोक में, बहुत बड़ी संख्या में पेमेंट्स की जाती हैं, वो मंथली हो सकती हैं, मासिक हो सकती हैं, क्वार्टरली हो सकती हैं, या फिर हाफ ईयरली हो सकती हैं। जैसे मंथली MIS वगैरह है, क्वार्टरली जैसे आपके इंटरेस्ट रेट जुड़ते हैं जैसे सीनियर सिटीजन का है, या फिर हाफ ईयरली जो 6 महीने के कैलकुलेशन के बाद भुगतान किए जाते हैं। इन सभी के भुगतान के लिए वो इंटरेस्ट हो सकता है, सैलरी हो सकती है, पेंशन हो सकती है, कमीशन हो सकता है, रिफंड हो सकता है। इन सभी चीज़ों के भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस जो है कंपनीज, कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यूज़ करते हैं। जब भी देखो, अब यहाँ पे मान लीजिए क्या है, पोस्ट ऑफिस है। अब पोस्ट ऑफिस ने अपने जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको यहाँ पे सैलरी देनी है, या फिर मान लीजिए जो ग्राहक हैं MIS के, उनको MIS का इंटरेस्ट हर महीने दिया जाना है। अब सोचो पोस्ट ऑफिस में एक व्यक्ति एक दिन में कितने व्यक्तियों को MIS का इंटरेस्ट दे सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 10। तो इस तरह से तो सभी एम्प्लॉयज़ MIS का इंटरेस्ट देने में लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस का यूज़ किया जाता है। जितने भी ग्राहक होते हैं उन सभी के खातों में एक ही बार में MIS का इंटरेस्ट चला जाता है। ट्रांसमिशन अंडर दिस स्कीम मूव फ्रॉम सिंगल यूजर सोर्स, बैंक, कंपनी, कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे वही चीज़ सेम बोली गई है कि यहाँ पे सिंगल यूजर सोर्स से आपका जो ट्रांसमिशन है वो चलेगा। कैसे? जैसे मान लीजिए एक बैंक है और बैंक ने क्या करना है, अपने जितने भी कस्टमर हैं उन सभी के अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट करना है, ब्याज क्रेडिट करना है। तो सिंगल यूजर सोर्स कौन हो जाएगा? बैंक हो जाएगा, जहां पे आपके जितने भी ट्रांसमिशन है वो चलेंगे, इनके जितने पैसे भेजे जाने वो यहाँ से बैंक से भेजे जाने हैं। और कहाँ को जाएंगे? मूव टू लार्ज नंबर ऑफ डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन अकाउंट होल्डर कौन हो जाएंगे? जो उनके ग्राहक हैं जिनके खातों में इंटरेस्ट क्रेडिट किया जाना है। तो मतलब इस योजना के तहत प्रसारण एकल उपयोगकर्ता स्रोत से चलेगा, जैसे बैंक, कंपनी, निगम या
या सरकारी विभाग से और बड़ी संख्या में खाता धारकों के या निवेशकों के खातों में उसे डिपॉजिट कर दिया जाएगा। दिस स्कीम ऑपरेशन एट, और ये जो है योजना संचालन कहाँ पे किया जा रहा है, 15 आरबीआई लोकेशंस के ऊपर, 21 एसबीआई लोकेशंस ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई और 29 अदर सेंटर्स वेयर पीएनबी एंड अदर बैंक्स मैनेजिंग ईसीएस ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई। 29 अन्य केंद्र भी हैं जहाँ पे पीएनबी या अन्य बैंक जो आरबीआई की तरफ से इसका प्रबंधन करते हैं। तो 15 आरबीआई लोकेशंस हो जाएंगी, 21 एसबीआई लोकेशंस हो जाएंगी और 29 जो है अदर लोकेशन हो जाएंगी पीएनबी और अन्य बैंकों के माध्यम से जहाँ पे इसका प्रबंधन किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस ऑफर्ड इफ इन डीओपी इन कनेक्शन विद पेमेंट ऑफ मंथली इंटरेस्ट अंडर MIS स्कीम। डाक विभाग में MIS के माध्यम से, MIS का जो इंटरेस्ट दिया जाता है ग्राहकों को, वो किसके माध्यम से दिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस के माध्यम से दिया जाता है। DOP इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस इन मुंबई सिटी ऑन 9 अगस्त 2003। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस जो है डाक विभाग ने 9 अगस्त 2003 को मुंबई सिटी में शुरू की थी, इंट्रोड्यूस किया था, इसको पेश किया था। अंडर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस डिपोजिटर्स हैव द फैसिलिटी of getting MIS interest automatically transferred or credit in their SB account at designated bank of their choices। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने MIS का अकाउंट जो है वो पोस्ट ऑफिस में ओपन किया और वो क्या चाहता है, वो चाहता है PNB के बैंक में जाके मुझे अपने इस अकाउंट का MIS का जो भी इंटरेस्ट है वो मुझे PNB के अकाउंट में चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस के माध्यम से इस तरह से भी किया जा सकता है कि आप ये जो MIS इंटरेस्ट आएगा पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में वो सीधा PNB के खाते में जाकर, जो ग्राहक का PNB का खाता होगा उसमें जाके डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये थे आपके पास मनी रिमिटेंस के बारे में, धन प्रेषण के बारे में, डाकघर के माध्यम से आप कैसे किसी भी व्यक्ति को धन प्रेषण कर सकते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज जो है पोस्ट ऑफिस में यूज़ की जाती हैं, कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको कौन सी यूज़ करनी है, मैक्सिमम मिनिमम लिमिट जो है उनका प्रोसेस क्या रहता है प्राप्त करने के लिए। ये सारी चीज़ें कोई भी आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर उस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।